मैंने एक झटके से आँख खोली तो अपने आप को इस हाल में देखकर बहुत हैरान रह गई। कमरे में वो माहौल और मेरे सामने खड़ा हुआ आदमी जिस कदर आराम से नजर आ रहा था, मेरे होशो हवास मेरा साथ छोड़ चुके थे। फिर मैंने एक सवाल किया और उसने मुझे हैरान कर डाला। जो मेरे साथ करना चाहता था, मैं उसको वह सब करने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, पर मैं उसको रोक भी नहीं सकती थी। मैंने देखा मेरे दोनों हाथ और पाँव बंधे हुए थे। मैंने उसको देखा और कहा कि मुझे जाने दो, पर वो रहम के मूड में नहीं लग रहा था। मेरा नाम शीतल है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। और मेरी 2 और कज़न चचेरी बहनें भी थी। हम एक ही घर में रहते थे। वह दोनों मेरी चाची की बेटियां थीं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ एक कज़न था जो शहर में काम करता था और वही मेरा मंगेतर भी था। घर में सिर्फ हम औरतें ही रहती थी, इसलिए हम खुद ही अपने लिए कमाते थे। गरीबी ने कुछ पढ़ने नहीं दिया, बस लोगों की शादी ब्याह में हम गाने बजाने का काम करते थे। हम लोगों को नाचने वाली भी कहते थे। दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले लोग थे और यही हमारे लिए हमारी रोजी रोटी भी थी। एक दिन हम ऐसे ही एक शादी में नाचने के लिए गए और अपना काम कर रहे थे। बारात के साथ आया हुआ एक लड़का मुझे लगातार घूर रहा था और वह शक्ल से ही मुझे बदमाश लग रहा था। हमारा काम सब खत्म हो गया तो हम लोग घर जाने लगे, पर जैसे ही मैं उस व्यक्ति के पास से गुजरी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले उसने मेरे गाने की तारीफ की और फिर मेरे चेहरे की तारीफ की और फिर अचानक कहने कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। मैंने एक झटके से उसे अपना हाथ छुड़वाया और कहा कि हम गरीब जरूर है, पर हमारी इज्जत हमारे ही पास है। हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं, पर लगता है तुमने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। मैं बहुत गुस्से से बोली थी। वह हम पर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम जैसे लोगों की क्या इज्जत होती है, सीधी तरह से मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। वह बहुत गुस्सा हो गया। वह मुझे अपनी गाड़ी की तरफ घसीटने लगा और मैं और मेरी कज़न चिल्लाते रहे। वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। वह किसी अमीर बाप का बेटा लग रहा था। मेरी कज़न मेरी तरफ बढ़ी और उसको कहने लगी कि उसको छोड़े, या मेरी होने वाली भाभी है। उसने मेरी कज़न को धक्का दिया और वह मुझे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। उसकी नीयत खराब थी। वह मुझे अपने बंगले में ले गया था और अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी, मदद के लिए आवाज़ दे रही थी, लेकिन शायद उसके अलावा उस बंगले में और कोई नहीं था। अब मुझे खुद ही कुछ करना था। अचानक मेरी नज़र एक भारी फूलदान पर पड़ी। मैंने उसके पास से गुजरते हुए उसे उठाया और उसके सर पर दे मारा। इससे पहले कि वह संभल पाता, मैं वहाँ से भाग उठी। मैं बहुत तेज भाग रही थी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग रही थी। मुझे नहीं पता कि वह कौन सा इलाका था। मैं खुली सड़क पर आ गई और एक कार को टक्कर मार दी। कार चालक ने समय रहते कार रोक दी। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मुझे बहुत बुरी चोट आई थी। मेरी हालत बहुत खराब थी। वह मुझे उठाकर अस्पताल ले गया और जब मुझे होश आया, मैं तब तक अस्पताल में ही थी। वह खुद एक डॉक्टर ही था। उसका नाम राजीव था। मुझे 2 दिन के बाद होश आया तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। लेकिन मैं घर आई तो मेरे घर वालों का बर्ताव बदला हुआ था। वह लोग मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अब मैं उनके काबिल नहीं रही, उनके बेटे की इज्जत भी नहीं बन सकती। मैं रो रो कर कहती रही कि आप जो समझ रहे हैं मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे उस घर से निकाल दिया। मैंने देखा वह डॉक्टर बाहर ही खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरे घाव अभी भरे नहीं थे। मैं चक्कर खाकर गिर गई थी। वह मुझे वहाँ से अपने घर ले आया। उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ उस वक्त कोई नहीं था। उसने मुझे कहा कि यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मैं उस घर को देखने लगी। उसने मुझे खाना दिया और फिर एक कमरा भी दिखाया। यहाँ मैं आराम कर सकती हूँ। मैं उस कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। शाम को जब मैं नीचे आई तो डॉक्टर साहब के साथ एक औरत बैठी थी जो बेहद हसीन थी। शायद उनकी बीवी थी। डॉक्टर साहब पहले ही मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बता चुके थे। वो मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, तो यह शीतल है। उन्होंने अफसोस भी जताया कि मेरे साथ ही सब कुछ हो गया है। वह बहुत अच्छी लग रही थी। वह मुझे वहाँ रहते हुए भी 2 दिन ही हुए थे कि उन्होंने मुझे कोई ज़रूरी बात कहने के लिए बुलाया। मैं भी उनसे कुछ कहना चाहती थी।
उनके बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ी कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वो अपने घर में नौकरानी ही रख ले। मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए था। मैं बस वहाँ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। डॉक्टर साहब की बीवी रिया अचानक हंस पड़ी, जैसे मेरी मासूमियत पर हंसी आ रही हो। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं हैरान रह गई। हम तुम्हें नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की रानी बनाना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी राजीव से करा दूँ। इस तरह तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल जाएंगी और सुरक्षा भी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैं हैरान ही रह गई। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, पर वह मजाक नहीं कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि कल तुम्हारी शादी के लिए जोड़ा लेने जाएंगे, तो मैं एकदम से चौंक गई। फिर मुझसे मेरी मर्जी पूछ रही थी। मैं किस तरह इनकार कर सकती थी? वह मुझ पर एहसान नहीं कर रही थी, पर मैं इनकार करती भी तो क्यों? मेरे अपनों ने तो बिना सच्चाई जाने ही मुझसे अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। उनसे तो यह गैर ही अच्छे थे, जो मेरे लिए इतना सब कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी। एक हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी राजीव से हो गई और मैं और रिया दोनों ही उसकी बीवियां थी और हम तीनों बहुत खुश थे। एक रात मेरी आँख शोर पर खुली। मैं नीचे आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान ही रह गई। रिया बेहोश पड़ी थी और राज उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पूछने पर उन्हें बताया कि पैर फिसलने से बेहोश हो गई है। उनकी हालत बहुत बुरी थी। उन्हें एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल ले गए। मुझे साथ जाने से मना कर दिया। मैं काफ़ी देर परेशान रही। रिया अगले दिन घर आ गई और अब काफ़ी बेहतर लग रही थी। कुछ दिन बाद हम एक होटल गए। राजीव को कॉल आई तो वह बाहर चले गए। मैंने रिया से पूछा, रिया एक बात तो बताओ, आप इतनी खूबसूरत हो, आपके पास सब कुछ है, इतना अच्छा जीवन साथी है। मैंने देखा था वह कैसे आपके लिए परेशान हो रहे थे, फिर आपने कैसे इतने आसानी से उनको मेरे साथ बांट ली। क्या आपको कोई औलाद का मसला है? मैंने बहुत सावधानी से यह सवाल किया था। वह 2 पल के लिए सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि इस समाज में लड़कियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अगर उस रात मैं तुम्हें शरण नहीं देती तो तुम कहाँ जाती? अगर मैं तुम्हारी शादी राजीव से नहीं करवाती तो फिर तुम्हारा क्या होता? मैंने तुम्हारी शादी राजीव से इसलिए करवाई थी ताकि तुम्हारा घर बच जाए और तुम्हें सुरक्षा मिल जाए, और तुम्हें भी तो पनाह की ज़रूरत थी। रिया ने बहुत प्यार से मुझे समझाया था। मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी, मगर मैं हैरान थी कि आजकल की दुनिया में ऐसे भी लोग बसते हैं। मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी कि मेरी उंगली कट गई और खून निकलने लगा। घाव ज़्यादा गहरा नहीं था, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिया यह मंजर देखा तो वह बिखर सी गई। कहने लगी कि कितनी बार कहा है कि किचन का काम मत किया करो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, पर तुम्हें तो जैसे काम करने की बीमारी है। देखो कितना खून निकल रहा है। जानती हो खून कितना कीमती है, पर तुम्हारी मोटी अकल में तो कोई बात आती ही नहीं। रिया बहुत फिक्र कर रही थी कि मुझे बुरी तरह डांटने लगी। वो उसी समय मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। राजीव भी बहुत परेशान हो गया था। मैं रात भर यही सोचती रही कि इन दोनों को मेरी इतनी फिक्र क्यों है, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। कहीं इनको मुझसे कोई मतलब तो नहीं, पर मैं उनको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास था ही क्या देने के लिए? मैं तो एक आम सी लड़की थी। फिर मेरी जरा सी तकलीफ पर ही इतना परेशान क्यों हो जाते? यह फिक्र ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई थी और अब इन दोनों का व्यवहार मेरे दिमाग में सवाल पैदा कर रहा था। फिर एक रात मैंने देखा कि राजीव कमरे में नहीं थे। मैं उनको देखने के लिए नीचे आई। मेरा कमरा ऊपर था और रिया का कमरा नीचे था। शायद रिया के साथ है। उनके कमरे की लाइट भी खुली हुई थी। मैं वहां से जाने लगी तो उनकी बातें सुनकर रुक गई। कान लगाकर सुनने लगी। रिया चिल्ला रही थी, राजीव, तुम्हें उस लड़की की ज़्यादा परवाह है, या फिर जवान लड़की को देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ तो नहीं गई? जो काम तुम्हें करना था वह अभी तक हो जाना चाहिए था। तुम हो कि रोज एक नया बहाना बना रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि यह सब हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ कोई मजाक चल रहा है। हमेशा बहुत प्यार से बोलने वाली रिया आज बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि मैं यह सब कुछ जानती हूँ। देखो, इसको मैंने अकेले नहीं करना है, इसको भी तो ठीक होना है। कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इसके शरीर की हालत इस काम के लिए ठीक नहीं थी। राजू गुस्से में था। रिया कहने लगी कि तुम जल्दी करो और अपना यह काम पूरा करो। यह ड्रामे मुझे समझ नहीं आ रहे थे, किसकी बात कर रहे थे।
वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट आई। सारी रात यही सोचती रही कि वह दोनों क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। एक सुबह मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब लगने लगी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे मेरी माँ की कुछ बातें याद आने लगी थी। मैं बैठे हुए आराम कर रही थी कि राजीव कमरे में आया और कहने लगा कि रिया अपने किसी मित्र की शादी में गई है, इसलिए वह मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है। मुझे भी कोई ज़रूरी बात करनी थी। मौका अच्छा था। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई और हम दोनों घर से निकल पड़े। रास्ते में मैंने राजीव से अपने मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और एक बहुत अच्छे पति भी। राजीव ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ परेशान था। वह मेरे लिए एक जूस का गिलास लाया और हमने समुंदर के किनारे बैठकर पिया। जूस पीने के बाद मुझे इतना याद है कि मेरा सर चकराना शुरू हो गया था। उस दिन मेरे पति राजीव ने 24 घंटे तक एक ऐसा काम किया कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। मैंने एक झटके से आंखें खोली तो अपने आप को इस हाल में देखकर हैरान रह गई। वो अस्पताल का कमरा था। मुझे अस्पताल के कपड़े पहनाए गए थे और मुझे कई मशीनों से जोड़कर रखा था। वह कमरा, वह माहौल और मेरे सामने खड़ा राजीव इस कदर आराम से नजर आ रहा था, मेरे होश का उड़ गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ क्यों और वहाँ भी इस हाल में। फिर मैंने एक सवाल किया और उसके जवाब ने मुझे हैरान कर डाला। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या कर रही हूँ। तो राजीव ने कहा कि तुम्हारा एक ज़रूरी ऑपरेशन होने वाला है। राजीव ने इतना कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। वो कोई औजार साफ कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि कैसा ऑपरेशन। मैं चिल्लाने लगी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। तो राजीव ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करना चाहता हूँ। और मेरे साथ लेटी हुई मरीज के चेहरे से जब पर्दा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि वो रिया थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मशीन की आवाज़ तेज होने लगी और वो मेरे साथ करना चाहता था। मैं उसे उसकी अनुमति नहीं दे सकती थी, पर उसे रोक भी कैसे सकती थी। मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ और पाँव उसने बांधे हुए थे। मैंने उसको कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन वह रहम के मूड में नहीं लग रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। राजीव ये देखकर परेशान होने लगा और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और शायद यह सच नहीं था। वह मुझे रिलैक्स रहने को कहने लगा। मैं जोर से चिल्लाई कि मेरे साथ क्या होने वाला है। राजीव ने मुझे सब बताने का वादा किया और कहा कि देखो, मेरी बीवी बहुत बीमार है। अगर जल्दी उसका दिल नहीं बदला गया तो वह मर जाएंगी। उसके लिए दिल खरीदने की मेरी औकात नहीं, और अगर दिल मिल भी जाता तो मुझे किसी ऐसे इंसान के दिल और खून की ज़रूरत थी जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो, जो करोड़ों में से किसी एक का होता है। मैं तो उम्मीद हार बैठा था, पर जब उस रात मेरी कार से तुम टकराई, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया, तुम्हारा टेस्ट करवाया, तो मैं देखकर हैरान रह गया। तुम्हारा ब्लड ग्रुप और रिया का ब्लड ग्रुप एक ही था। फिर मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए तुमसे शादी की और आज मैं तुम्हारा दिल और खून निकाल कर अपने बीबी को डालने वाला हूँ ताकि वह एक नई जिंदगी जी सके। मगर अफसोस यह है कि सब कुछ करने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाऊंगी। राजीव ने मुझे सारी बात बताई और यह सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई। यह लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे मेरी जान लेना चाहते थे। इसलिए इनका मेरे साथ यह बर्ताव, यह प्यार, सबके पीछे इनका अपना ही मतलब था। अब तो मैं उनके जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उस समय उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई थी। मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे डर लग रहा था। राजीव कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे इंजेक्शन लगाने लगा, जिसके बाद वह ऑपरेशन शुरू कर सकता था। मैं एकदम से चिल्लाई, राजीव, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और हमारे आने वाली औलाद भी। आज तुम एक नहीं, दो जान लेने वाले हो। हम दोनों तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। मेरे मुंह से यह सुनकर वो हैरान रह गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और बेबसी से रोते हुए कहा था। मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और बिल्कुल ठीक थी। कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था, मगर उनके झगड़ने की आवाज़ मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। रिया चिल्ला रही थी कि राजीव, तुम्हें इसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने मना भी किया था कि तुम उससे दूर रहना। तुमने मुझे धोखा दिया। तो राजीव कहने लगा, देखो रिया, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी उसके साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरे बच्चे की जान चली जाए। रिया बस 7 महीने की
ही तो बात है, हम बच्चे को 2 महीने पहले ही डिलीवरी करवा लेंगे, फिर तो वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा था। राजीव ने उसे तसल्ली दी। रिया कहने लगी कि मेरे पास 7 महीने नहीं हैं, क्या तुम बच्चे के लिए मेरी जान खतरे में डाल सकते हो? राजीव, बच्चे हमारे भी हो सकते हैं। नहीं रिया, तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम बांझ हो। मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई थी कि तुम और ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। उसके पास मेरी औलाद है, हमें 7 महीने का इंतजार करना ही होगा। राजीव ने अपना फैसला सुना दिया और वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी कि अब मेरे साथ क्या होगा, या मुझसे मेरा बच्चा छीनकर मुझे मार डालेंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। रिया 7 महीने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने एक दिन राजीव से चोरी छिपे मुझे बेहोश किया और किसी दूसरे डॉक्टर को रिश्वत देकर मेरा ऑपरेशन करने को कहा। वह मुझे अस्पताल ले गई और ऑपरेशन शुरू हो गया। आखिरी वक्त पर राजीव वहाँ पहुँच गया। वहाँ डॉक्टर से हाथापाई होने के बाद राजीव ने मुझे तो बचा लिया, मगर रिया का ऑपरेशन शुरू हो चुका था, इसलिए बीच में मसला होने की वजह से उसको बचा ना सका। वह मुझे वापस घर ले आया। रिया के अंतिम संस्कार के बाद राजीव कई दिन तक बहुत उदास रहा। अब मैं भी उनसे दूर जाना चाहती थी, पर राजीव मुझे जाने नहीं दे रहे थे। और एक दिन वह मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। अपनी औलाद का वास्ता दिया, मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती? भगवान ने हमें 2 जुड़वा बेटियां दी। राजीव को माफ़ करना इतना आसान नहीं था। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया था। आज हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि सब लोग एक जैसे बुरे नहीं होते, वैसे ही सब लोग अच्छे भी नहीं होते। लोगों को पहचानना सीखे, वरना आप भी मेरी तरह धोखा खा सकते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।